ऋत्विक मिश्रा आए हैं आईआईटी दिल्ली से। हाँ जी, ऋत्विक जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? सो मैं आईआईटी से नहीं, ट्रिपल आईटी से हूँ मैं सर। अ, ओके, वैसे तो ओके, मेरा कोई बात नहीं। जो पीएचडी का टॉपिक है वो लैंग्वेज में है। तो मैंने जो आपकी पहली वीडियो देखी थी वो लैंग्वेज से रिलेटेड थी, तो मेरा डाउट उससे हुँ, रिलेटेड था। लेकिन पर जब बाद में मैंने आपकी बाकी की वीडियोस देखी तो मुझे ऐसा कुछ हुँ, फील हुआ कि इस समाज के एक तबके की दूसरे तबके के प्रति एक हॉस्टिलिटी, थोड़ा सा हेट्रेट सी मुझे लगी। इनफैक्ट जब मैं चैट भी कर रहा था, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि कैसे ज्वाइन करें, तो वही मुझे हेट्रेट सी हुँ, लगी। हुँ। तो मैं बस आपको ये एक अंदेशा एक देना चाहता हूँ कि कहीं आप उसी डायरेक्शन में ना आप चले जाएं जिससे वो नापसंद करते हैं। लेकिन खैर मैं अपने। नहीं, नहीं, उसकी ऋतिक जी उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखें, जहाँ पे आपको शायद ही पता होगा कि आपके धर्म ग्रंथों में पूरी हेट्रेट लिखी हुई है। पूरे रिलीजियस स्क्रिप्चर जो हैं, जैसे रामायण है, उसमें बुद्धा को चोर कहा जा रहा है, उनको दंड दिलाने की बात आ रही है। और बात यही नहीं है सिर्फ गाली देने की, बात ये भी है कि बाकी के भी जितने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वो मारने की, काटने की बात करते हैं। इनको वेद नहीं पढ़ दो, इनकी जीभ काट लो, इनको चीड़-फाड़ दो। तो इस तरह की बातें करते हैं, तो वो पूरा हेट्रेट है। आप जब यहाँ पे आएँगे, ज़रा सोचिए, जिस धर्म को आप पूरे भारतीयों से मनवाना चाहते हैं, जो आपके पुरखों का धर्म है और वो चीज़ें आपने लगातार की है। तो आपको क्या लगता है कि इतना सारा चीज़ करने के बाद से जिस तबके के लिए आपने इतना सारा किया है, उस तबके पर अगर आप जाएँगे, तो वो क्या आप पर फूल बरसाएँगे? ऑफ़ कोर्स एक्शन का तो रिएक्शन होगा ही होगा, लेकिन वो उतना नहीं है जितना ब्राह्मणिकल सिस्टम ने किया है। ये सिर्फ मुँह से लोग बोलते हैं कि हाँ, ये ऐसा है, वैसा है, पर ज़रा देखिए उन्होंने तो इम्प्लीमेंट किया बाकायदे। सदियों से एक वर्ग को पढ़ने ही नहीं दिया, सोशली बैकवर्ड कर दिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कर दिया, उनकी बहू-बेटियों को लूट लिया। तो ये चीज़ है ना, असल हेट्रेट वहाँ पे है ना। अभी मंदिरों जी में जी। कोई जाता है तो मारने-पीटने की घटना आती है। अभी यहाँ पे वृद्धि जी आए थे, इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल घटना सुनाई यहाँ पे और बाबा साहब की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा हेट्रेट किधर से है। बहरहाल आप प्रश्न रखें, क्या बोलना चाहते हैं आप? जी। जी जी, मैं बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ आखिरी में कि इंग्लिश की कहावत है कि टू रॉन्ग डजंट मेक अ सिंगल राइट। लेकिन खैर मैं अपना एक प्रश्न मैं रखता हूँ। मेरा प्रश्न जो है वो इंदस वाली से रिलेटेड है, क्योंकि आपकी वीडियोस के बाद ही मैंने वो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद मैं वक्त करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मैंने इंदस के बारे में मैंने पढ़ा। और मैं कोट कर रहा हूँ साइंस जर्नल का एक पेपर, टाइटल है बोरिंग नो मोर। 2008 में साइंस के वॉल्यूम 320 में ये पब्लिश था। तो इसके अंदर पेज नंबर 1280 पे एक छोटा सा टाइटल है, बुद्ध स्तूपा और इन दिस टेम्पल। इसके अंदर इन्होंने आर्गुमेंट्स दिए हैं कि जो जो स्तूपा जो डिस्कवर हुआ था वो हो सकता है कि वो इंदस के समय का ही हो, उसके बाद का ना हो, उससे पहले का ही हो। लेकिन उसमें इन्होंने आखिरी में ये किया है, व्हाट्स नीडेड नाउ इज केयरफुल रीस्टडी। इन्होंने इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट दिए हैं और अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट दिए हैं। और एक और पेपर है फर्दर एक्सकवेशन, ये पेपर 1934 का है, जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर मैकके का है। इन्होंने मेंशन किया है कि उस स्तूपा को जब डेट किया गया तो इनके अकॉर्डिंग 150 एडी का था। लेकिन ये तो एक छोटा सा एक एविडेंस है। जो लेटेस्ट एविडेंस जो मैंने पढ़ा वो ये है कि इस बात पे डिबेट है कि वो जो स्तूपा है वो स्तूपा उस समय का भी हो सकता है और उसके बाद का भी हो सकता है। तो मेरा जो सवाल है, मेन सवाल जो है वो ये है कि आप जिस कॉन्फिडेंस से आप ये क्लेम करते हैं कि वो स्तूपा ही है, वो उसी समय का है, लेकिन एक्सपर्ट्स तो इस पे खुद डिवाइडेड है। तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस का सोर्स या एविडेंस क्या है? जी, देखें, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम उस स्तूपा को देख लेते हैं कि वो जिसको बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्तूपा जो है या दूसरा जो स्तूपा है वो क्या है, और कुछ हम अदर भी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ। ये है स्तूपा, जिसको स्तूपा कहा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके नीचे चारों बगल बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, और जब कर्निंघम महोदय ने ये बात की थी कि ये जो स्तूपा है, कर्निंघम के साथ और भी बहुत सारे जो लोग थे, वो जब भी उधर से गुजरते थे, तो उसको देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि ये स्तूपा है, लेकिन अगल-बगल कोई भी उनको स्ट्रक्चर दिखता नहीं था, सिर्फ ये स्तूपा दिखता था। अब बात ये हुई कि जब ये स्तूपा है, तो चलो इसकी खुदाई करवाई जाए। फाइनली इसकी खुदाई जो है 1922-23 में हुई, और जब खुदाई हुई तो उसका जो नींव था उसके नीचे इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर मिले, तो पता चला कि भई कहीं पे भी जब स्तूपा बनता है तो उसके अगल-बगल कुछ न कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, और
वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था बुद्धिज़्म का, क्योंकि बुद्धिस्ट जब अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके बगल में एक तालाब भी बनाते हैं। उसके अगल-बगल रहने की व्यवस्था और तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था अगल-बगल, सिंगल एक स्तूपा, सबको आश्चर्य हुआ। लेकिन जब खुदाई हुई तब क्लियर कट हो गया कि ये स्तूपा जो है इंडस वैली का ही पार्ट था। उसकी नींव थी, उसकी जो ईंटों की जो साइज़ थी, शुरू में हालाँकि में इसको ऐसा किया गया कि कुषाणों के कुछ कॉइन्स लाके उसमें डाल दिए गए। तो जो इतिहासकार थे उन लोगों ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि यार स्तूपा तो कुषाणा पीरियड से बनते हैं या बुद्धिज़्म में बाद में है, तो वो बाद का ही, उसको दूसरी सदी का सब लोगों ने मान लिया, पहली और दूसरी सदी का। ये चीज़ उन्होंने कर ली। लेकिन बाद में जब ये चीज़ें आईं, जब खुदाई होती है, जब ये सारी चीज़ें निकलती हैं, तब ये पता चला कि अरे भई, ये अकेला सिंगल स्तूपा वहाँ पे क्या कर रहा था इंडस वैली के ऊपर? क्योंकि उस स्तूपा की जो नींव थी, वो इसके भीतर घुस रही थी। यानी कि जब जिसने भी इस स्तूपा को बनाया होगा, तो उसकी नींव जब खोदी होगी, ऑफ कोर्स ये इतना ऊँचा है तो नींव खोदी होगी, तो वो ऑफ कोर्स उसको नीचे पूरा स्ट्रक्चर मिल ही जाएगा। तो वो कौन-सी सिविलाइजेशन थी जो ऐसे वीरान जगह पे अकेले सिर्फ़ स्तूप बना रही थी और ये जानने के बाद भी कि इसके नीचे स्ट्रक्चर है, ईंटें हैं, फिर भी वहाँ बना के छोड़ दे रही थी। यानी कि ये इसी का पार्ट था। बनारस में एक जो सारनाथ जगह है, उस सारनाथ में एक स्तूप है बहुत बड़ा-सा। सारनाथ स्तूपा आपने देखा है? नहीं सर, नहीं। सारनाथ में सारनाथ में एक बहुत बड़ा स्तूपा है, मैं उसकी भी इमेज निकालने की कोशिश करता हूँ। उस स्तूप को आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्तूपों की जो हाइट होती है वो अच्छी खासी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये समझे कि छोटी-मोटी चीज़ें हैं। ठीक है कहाँ सर, गया ये? लेकिन मैं ये मैं दिखा देता हूँ, मैं जस्ट क्लियर कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि सभी लोगों को आइडिया लग जाएगा। स्तूपा जो बनते थे प्राचीन काल के या तब के, वो काफ़ी बड़े-बड़े स्तूपा बनते थे। एक ये झलक देखिए, ये सारनाथ में आपको स्तूपा मिलेगा। ये दिख रहा है स्तूप? अब ये जी, जो स्तूप बना है, तो वहाँ पे अभी जो देख रहे थे उसका सिर्फ़ इतना पोर्शन ऊपर था। सिर्फ़ ऊपर का थोड़ा-सा पोर्शन आपको दिख रहा था, बाकी नीचे का। अब ये नीचे का जो ये पोर्शन ये जो बना हुआ है इतना बड़ा स्तूप, ये पूरा का पूरा इंडस वैली के भीतर घुसा हुआ है। कोई भी स्तूप बनेगा तो इतना चौड़ा-सा सिर्फ़ ऊपर का थोड़ा-सा नहीं बनेगा ना, पूरा उसकी गहराई बहुत गहराई होती है। यानी जिसने भी वो बनाया था उसको इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के जो गहराई है उसके भीतर से वो बना रहा था। उसको सारे स्ट्रक्चर की जानकारी थी, उसके अगल-बगल ये वो चीज़ें थी। लेकिन इतिहासकारों से इतनी बड़ी भूल हुई कि उन्होंने क्या किया कि जानबूझ के उसको दूसरी-दूसरी सदी करते रहें और कुछ लोग कहें, कुछ लोग डिबेटेबल करके टॉपिक को इधर-उधर घुमा दिए। कारण कि जिसका है, वही नहीं था। कभी भी जब इतिहास की बात होती है और जिसके जो वारिस होता है, अगर वारिस नहीं हो, दूसरे-दूसरे धर्म वाले डिसाइड कर रहे हों, तो वो अपनी मर्ज़ी खेल ले जाते हैं। जिसका दबाव होता है, वर्चस्व होता है, उधर-उधर हाँक ले जाता है। पर जिनके वंशज अगर ज़िंदा हों, वो फिर उसके लिए धारणा प्रदर्शन करते हैं, उनके लोग निकलते हैं, वो इतिहास लिखते हैं। और भारत में बुद्धिस्ट कोई इतिहास ही नहीं लिखा। सारे इतिहास तो वो लोग लिख रहे थे, जिनका बुद्धिज़्म को जो गाली दे रहे थे अपने धर्म ग्रंथ में। कूट-कूट के गाली दे रहे थे। सारा ब्लेम कर रहे थे कि बुद्धिस्ट के कारण देश गुलाम हो गया। बैठ के अल्लाह उपनिषद खुद लिख रहे थे। भविष्य पुराण में अकबर को ब्राह्मण भाई अपना खुद बता रहे थे शंकराचार्य का, गोत्र का। लेकिन अब बुद्धिज़्म को गाली दे रहे थे, आप बुद्धिस्ट का इतिहास लिख रहे थे, तो वहाँ से आपको कहाँ से इतिहास मिलेगा? ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिखाया। अब एक दूसरा पॉइंट आपको दिखाता हूँ, जो थोड़ा-सा आपको जोड़ेगा इंडस वैली। इंडस वैली में आपको स्वास्तिका भी मिला होगा। ये चीज़ आपने देखा होगा। जो इंडस पेपर वैली सर में मैंने पढ़ा वो उसमें नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे ये ओवरऑल नॉलेज है कि वहाँ पे ये स्वास्थ्य का। ये स्वास्तिका मिला है। ये स्वास्तिका आपको दिख रहा होगा। ठीक है ये सर, बस मैं स्वास्तिका एक इस बात स्क्रीन क्लियर पे। मैं कर देना ये हाँ, चाहता हूँ कि बोलिए, मेरी बोलिए। मेरी नॉलेज जो है वो ना आर्कियोलॉजी में, ना हिस्ट्री में हुँ। और भी किसी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में नहीं है। तो मैं आपको जब आप कोई एविडेंस दिखाते हैं, तो उसको रिफ्यूट हुँ। करने की जो ताकत है वो मेरे पास नहीं है, या कोई बात क्रेडिबिलिटी नहीं, जो कोई है वो बात नहीं, मेरे पास। कोई बात नहीं। आप एविडेंस को एक बार नज़र तो आपको पड़ेगी ना उसपे, आप बात-बात की आके जाकर आप अपना सर्च कीजिएगा। पर जो एविडेंस है उसको एक बार समझने की ज़रूरत है। अब देखें, इतिहास में इतना तो आपको पता होगा कि आर्यन माइग्रेशन थियरी लाई गई है, जी सर, जी। ठीक है। तो आपका क्या सहमति है कि जो वेदा वगैरह हैं वो कब कंपाइल हुए होंगे? आपको क्या लगता है, कितना समय में? मेरी पर्सनल सहमति सर, एक चैनल है बाय मोहक मंगल, उसने इस पे बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है, जो कि बड़ी इम्पार्शियल इंसान है, तो उनका जो इस पे वो था टेक, मेरा भी वही टेक है कि कंप्लीटली सहमत ना आर्यन इन्वेजन थ्योरी है और ना वो है जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं ह्यूमन माइग्रेशन
चलता आया था। तो वेदा पे आपका क्या है? मतलब कि वेदा आपको कितना पुराना लगता है? वेदा कुछ लोग सर मानते हैं अपौरुषीय है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हो पाता। मैं अपना दिल नहीं मना पाता कि किसी किसी ने भी नहीं लिखा। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि वो कब तक है, तो मेरी नॉलेज उतनी है जितनी गूगल की है, जो कहता है कि लगभग 2000 साल पहले, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल एविडेंस। 2000 साल पहले आप वेदा को मानते हैं। तो 2000 बीसी, तो आज से 4000 2000 साल। बीसी मतलब 4000 साल पहले का आप मानते हैं। जी लेकिन जी। ज़रा एक बात सोचें कि वेदा 4000 साल पहले होने के लिए संस्कृत लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो आप समझते होंगे कि अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो उसके जो छंदस हैं, उन छंदस को लिखा नहीं जा सकता है, उनको बोला नहीं जा सकता है। इस बात पे भी आप एग्री करेंगे? इस बात पे मैं एग्री नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि हमारे पास जैसे अभी हमारे स्पीकर जो आए थे, अब मुझे जहां तक हुँ, याद है हुँ। वो सिख या पंजाब से है। सिख की जो हुँ। स्क्रिप्ट है गुरुमुखी, वो हुँ, हुँ। पंजाबी लैंग्वेज आने के काफी टाइम बाद डेवलप हुई। पहले तो हुँ, सब हुँ। वो सब उर्दू में ही लिखते थे। हुँ। गुरुमुखी तो काफी बाद उसकी डेवलप हुई। हुँ, तो हुँ, ये एक हुँ। कंप्लीटली जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट नहीं लगता मुझे कि संस्कृत का आना जरूरी है ऋग्वेद को लिखने या फिर सोचने से पहले। अगर भाषा नहीं होगी तो उस भाषा में उसको कैसे लिखेंगे? नहीं नहीं, आपने पूछा कि ऋग्वेद का या फिर जैसे वेदों का एक ओरिजिन क्या है, तो हाँ, मैंने कहा वो। वेदों का। अच्छा एक चीज़ समझिए, आपने ऐसा धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा होगा क्षत्रिय राजा, KSH क्षत्रिय राजा, और आपने जो शिवाजी महाराज हैं, उनके आगे आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी, जिसमें जी CHH वाला छ लगता है, ठीक है ना? जी जी। छत्रपति शिवाजी, राजा तो वो भी हैं, लेकिन वो क्या लगा रहे हैं? छत्रपति। और यहाँ पे जो धार्मिक ग्रंथ है, वो क्या लगा रहा है? KSH क्षत्रिय, समझ रहे हैं ना? ये क्षत्रिय राजा थे। तो कक्षा वाला श। अगर हाँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर आपके स्वर और व्यंजन नहीं होंगे, तो जो ये कहते हैं ना कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाए हैं, वो मेथड फेल हो जाएगा। क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा कि ये KSH वाला छ है या फिर CHH वाला छ है। समझ रहे हैं ना? दोनों के मतलब अलग हैं। वहाँ देखिए शिवाजी महाराज छत्रपति लिख रहे हैं, जबकि धार्मिक ग्रंथों में क्षत्रिय राजा आता है। कुशाना क्षत्रप लिख रहे हैं, ये लोग क्षत्रिय बता रहे हैं। दोनों में अलग है। तो अगर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाएगा तो फिर वह तो वो छत्रपति कहेगा या क्षत्रप कहेगा, वो क्षत्रिय नहीं कहेगा। क्योंकि एक भी साउंड अगर गलती से भी गलत हुआ, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी गलत होते चला जाएगा और उसके मीनिंग अलग निकल जाएँगे। हर चीज़ का मीनिंग अलग निकल जाता है। तो जो ये बात कही गई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम ढो के लाए हैं, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक बार उसको लिख लिया जाए या कंपाइल कर लिया जाए, या फिर वो अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जो जिस भाषा में उसको कंपाइल किया जा रहा है वो कॉमन लैंग्वेज हो वहाँ की। कॉमन लैंग्वेज इसके कहने का मतलब कि आम जनमानस की भाषा हो। इसके अगेंस्ट में मैं एक छोटा सा एविडेंस एक देना हाँ, मैं चाहता हूँ। ज़रूर शेयर अ, करें, ज़रूर शेयर करें। कि हम सब जानते होंगे कि हम दिवाली को इंग्लिश में रोमन स्क्रिप्ट में जब हम दिवाली को लिखते हैं तो उसमें डब्ल्यू आता है, लेकिन अब जब उसी को हम दीपावली में लिखते हैं तो उसमें वी आता है, डब्ल्यू नहीं आता। तो उसका हुँ। रीजन यही है कि दिवाली को जिस तरीके से वो बोला जाता था, उसमें जो व का साउंड है वो इंग्लिश के डब्ल्यू से कहीं ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन जब उसको दीपावली बोला जाता था उसमें जो व आता है उसका जो साउंड है वो वी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इस पे इंडिया इन पिक्सल्स की एक अच्छी वीडियो है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमेशा से जो बोलते आए हैं उसका जब हम रिटन स्क्रिप्ट में अल्फाबेट ढूंढने जाते हैं तो वो एग्जैक्ट नहीं मिलता, उस साउंड से ये मिलता एक जुलता। जी, एग्ज़ैक्टली यही मैं कहने वाला हूँ कि अलग-अलग क्षेत्रों में जो प्रोनंसिएशन है, जो हम याद करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाते हैं, उसके साउंड्स बदल जाते हैं। जैसे बिहार कहा जाता है, जबकि वो होता है विहार, लेकिन वहाँ पे वहाँ पे व की ध्वनि नहीं है, वहाँ वोवेल नहीं बोलते, वहाँ पे भवेल बोलते हैं, वहाँ वाउचर नहीं बोलते, भाउचर बोलते हैं, व की ध्वनि नहीं होती। इसीलिए बिहार को बिहार बोलते हैं। तो अगर ऐसे जगहों पे जब ये बात कहा जाए कि कोई पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत में कुछ छंदस को याद करके आया है, तो हर क्षेत्र में उसके हिसाब से बदल जाएगा उसकी प्रोनंसिएशन। उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे के पूरे क्षेत्र में जो कॉमन भाषा होनी चाहिए और वो एक ही शब्द के प्रोनंसिएशन होने चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे हैं। नहीं तो हर क्षेत्र के हिसाब से बदल जाएगा। और जब वो लिखेगा जैसे बिहार क्षेत्र का जो वेद लिखेगा उसका अलग ही वो ध्वनि इस्तेमाल करेगा, गुजरात वाला अलग ही इस्तेमाल करेगा, पंजाब वाला अलग ही इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब
ऋग्वेद लिखा जाता है तो उसकी एक ही ध्वनि लिखी जाती है, कहीं पे भी किसी क्षेत्र के अनुसार नहीं बदलती है। यानी कि ये जो कहानी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए थे, ये या तो पूरे भारत में ब्राह्मण नहीं थे, सिर्फ़ एक ही जगह पे थे, जो एक ही ध्वनि को याद करके ला रहे थे, नहीं तो बदल जाती वो तुरंत ही, अलग-अलग वो हो जाता लिखने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वेदा का जो ये कहा गया है कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, वो बहुत ही मतलब बेकार थियरी है, फ्लॉफ थियरी है और उसका कोई एविडेंस नहीं है। एक सिंगल एविडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। भारत में जो पुरानी लिखावट की लिपि मिली है, जैसे सम्राट अशोका की लिपि, तो उसको कहा गया धम्म लिपि और किसी भी ब्राह्मणिकल सिस्टम को, चूँकि बुद्धिज़्म का तो सिविलाइज़ेशन लॉस्ट हुआ, उनके तो लोग नहीं बचे, नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है वो 12वीं-13वीं सदी के बाद से लगातार कंटिन्यू है। इवन वो तो कह रहा है कि हम बहुत पहले से वेदा भी पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। पर उसको आप उसका सही से देखें तो उसको नहीं पता है, बुद्धिज़्म के किसी भी पोर्शन के बारे में नहीं पता, उसको धम्म लिपि के बारे में नहीं पता, उसको पिछले ढाई 3 हज़ार साल से जितनी लिखावट हुई है उसको कुछ भी नहीं पता। तो किसी भी देश में जो व्यक्ति रह रहा हो, इजिप्ट भी लिख रहा था, मेसोपोटामिया लिख रहा था, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता वाले लिख रहे थे, वो अलग बात है हम नहीं पढ़ पाए, दूसरे देशों के पढ़ लिए। लेकिन ये कोई कहे कि भारत में लिखावट थी, सम्राट अशोक लिखते थे लेकिन ब्राह्मण्स नहीं लिखते थे। फिर कोई कहे कि गुप्त वंश लिखता था, फिर कोई कहे कि ब्राह्मण्स नहीं लिखते थे और फिर उसी में आप कालिदास को भी इंट्रोड्यूस कर दो कि कालिदास जो है गुप्ता वंश में थे, बहुत बड़े-बड़े किताबें लिखे हैं और किस लिपि में लिखे हैं वो किसी ब्राह्मण को जानकारी नहीं है, ना उसको पढ़ पा रहे हैं। वो अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप आके पढ़ रहा है, फ्लीट आके पढ़ रहे हैं लोग 1812 में, 1817 में। अच्छा, आर्यभट्ट को भी ब्राह्मण कहा जा रहा है, लेकिन वो किस लिपि में लिखता था किसी को नहीं पता है। अश्वघोष को ब्राह्मण कह रहे हैं, अश्वघोष किस लिपि में लिखता था ये किसी को नहीं पता है। तो ये पूरा आप जब सिलसिलेवार ढंग से आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बीच में जो ये बात कह रहा है कि वेदा पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहा था, वो पूरी तरह से फेक है। एक्जिस्ट ही नहीं करता, वो लॉस्ट सिविलाइजेशन थी। उस समय की लिपि, भाषा किसी को जानकारी ही नहीं है उस समय की। जी ये सर, जी। पूरा पूरा इस समय कंपाइल किया गया 14वीं सदी में महिदर उवटसायण के द्वारा वेद को। पहली बार अगर आप जब पूछेंगे कि वेदा का पहला भाष्य किसने किया, तो ये महिदर उवटसायण के अलावा नहीं बता पाएँगे किसी को। लेकिन जब आप त्रिपिटक की बात करेंगे कि त्रिपिटक का पहला भाष्य किसने किया, तो आपको 5वीं सदी में बुद्धघोष का नाम आ जाएगा, नागार्जुन और बुद्धदेव, शांतिदेव और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सब के नाम आ जाएँगे पहली, दूसरी सदी। लेकिन जब वेदा के भाष्य की बात करेंगे क्योंकि वो भाषा आम जनमानस की भाषा नहीं थी। अब मैं कह रहा हूँ फ्रेंच भाषा भारत में कोई लेकर आए और कहे कि भारतीयों की भाषा जो है, इस फ्रेंच भाषा में जो किताब लिखी है यही है, इसी धर्म को मानना है। तो भाई पब्लिक को तो समझाने के लिए आप उसका भाष्य करेंगे यहाँ की लोकल भाषा में, तो वो भाष्य है नहीं क्योंकि भारत की वैदिक भाषा जो है, संस्कृत जो भाषा है आम जनमानस की भाषा नहीं। तो पहली बार उसका ट्रांसलेशन करता है या भाष्य करता है महिदर उवटसायण 15वीं सदी में और वो भी संस्कृत में करता है। यानी सिर्फ़ ब्राह्मणों के बीच में ही वेद है, पूरे भारत में कहीं नहीं है। ये एक्चुअल कहानी है। तो ये कहना कि ये भारत की सिविलाइज़ेशन थी, वैदिक सभ्यता या ब्राह्मणिकल सिस्टम, ये कहीं से भी फुलफ़िल ही नहीं होता। अब आगे जी, पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरी जितनी नॉलेज है वो मुझे यहीं तक ला सकती है कि मैं ये रख पाऊँ, लेकिन आपने जो एग्ज़ाम्पल्स कोट किए, उसको रिफ्यूट करने के लिए मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है। इसीलिए मुझे एक सवाल हमेशा से खाया जा रहा था जब से मैं आपकी वीडियो में देख रहा था हुँ, हुँ, कि हुँ। इस चैट पूछिए, पे ज़रूर पूछिए। जितने लोग हैं यहाँ पे मुझे इंक्लूड करके और आपको इंक्लूड करके, मुझे हुँ। लगता है सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप नॉलेज यहाँ पे आप ही की होगी। हम में से कोई आपको नहीं, रिफ्यूट करने नहीं के देखें लिए। ऐसी बात नहीं है ऋत्विक मिश्रा, रिफ्यूट की बात नहीं है। मैं आपके जो जेन्युइन क्वेश्चन्स हैं वो आप उठाइए। आप उसको डिबंक कर सकें या ना कर सकें, लेकिन आप उस क्वेश्चन को उठाइए, मेरे आर्गुमेंट्स लीजिए, आप अपने लेवल पे या आपके जो भी एक्सपर्ट जहाँ पे भी लगते हैं, जैसा आपने किसी मंगल का नाम लिया, उनको भी कभी इनवाइट कीजिए, उनसे भी मैं फर्दर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ और इन पॉइंट्स पर चर्चा बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ज़रा सोचें जो लैंग्वेज आम जनमानस की भाषा नहीं है। जैसे कबीर जी को देखिए, कबीर जी ने जो दोहे गाए, वो आम जनमानस की भाषा तो वो लोगों को याद हो गई क्योंकि आम जनमानस ही उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो लोग बोलते थे उसी में उन्होंने गा दिया, लोगों ने आसानी से सुन लिया, आसानी से गा लेते थे, चल गई पीढ़ी दर पीढ़ी। उसी तरह से रविदास जी की भी वाणी उसी तरह से चल गई, आम जनमानस की भाषा थी। गुरु नानक जी की भी भाषा उसी तरह से चल गई। महावीर की भी भाषा पाली-पाकित थी, उसी में चली गई। बुद्ध की भी भाषा पाली-पाकित थी, उसी में चल गई, क्योंकि ये सारी आम जनमानस की भाषा थी, तो लोग आसानी से याद कर सकते थे। पर ये जो क्लेम है ब्राह्मणिकल सिस्टम का कि वेद हम पीढ़ी दर पीढ़ी लाए, वो आम जनमानस की भाषा नहीं थी।
अब जब आम जनमानस की भाषा नहीं थी और सारे ब्राह्मण्स को भी संस्कृत नहीं आती थी, क्योंकि वो भारत में रहते थे, भारत में बोली जाती थी। अब यहाँ पॉसिबल है कि भारत में यहाँ चलता है हिंदी, आम जनमानस की भाषा है हिंदी या लोकल लैंग्वेज, पर कोई फ्रेंच आके कह दे कि हम यहाँ पे फ्रेंच एक सिविलाइजेशन बसा के रहते हैं और यही फ्रेंच सिविलाइजेशन पूरे भारतीयों के थोपे भी, कहे भी कि यही फ्रेंच सिविलाइजेशन पूरे सब मानते हैं, लेकिन किसी को फ्रेंच ही नहीं आती है। समझ रहे हैं ना? और ये फिर कहे कि हम ही पीढ़ी दर पीढ़ी फ्रेंच को ढो के ला रहे हैं, फ्रेंच में किताब ढो के ला रहे हैं। तो उस तरह से है ये संस्कृत। ये आम जनमानस की कभी भाषा नहीं थी और कह रहे हैं कि लिख भी नहीं रहे हैं। और कहते हैं ना कि हमने लिख दिया था, फिर इसका ना हमने यहाँ की लोकल भाषा में अनुवाद कराया और यहाँ के लोगों को दिया, तब समझ में आता। तो इस एविडेंस देने से बचने के लिए ये एक गपोड़ गाथा, मतलब कि एक फेक न्यूज़ फैला दी गई कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ही ठीक घर में पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। जी। ठीक ठीक है सर। जो लेकिन जो मेरा मेन जो सवाल था वो ये था कि हुँ, आपकी हुँ। स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा हाई लगती है मुझे। तो आप अपने ये सारे साक्ष्य को कंपाइल करके एक रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में आप क्यों नहीं छाप देते? बहुत से पेपर हैं, पेपरों की कमी थोड़े ही है, पेपर तो भरे पड़े हुए हैं। विदेशों में जितनी पाली की स्टडी कराई जा रही है, वहाँ पे रिसर्च पेपर भरे पड़े हुए हैं। वहाँ तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि देख के लोग का दिमाग घूम जाएगा। ये भारतीय लोग नहीं जानते हैं ना। भारत में जो बहुजन समाज है, जिसमें बुद्धा के लिए क्रेज़ है, वो समाज अभी इस लेवल पे नहीं आ पाया है कि अभी जाके आप सारे रिसर्च पीएचडी को देख लीजिए। जो लिस्ट आती है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट ही नहीं होते हैं। पूरे जनरल कैंडिडेट भरे जा रहे हैं, सीट ही नहीं फुलफिल। ये लगातार इस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्यों नहीं भरी जा रही है। वो बोल रहे हैं कि हमें अच्छा स्टूडेंट नहीं मिल रहा और इनका कहना है कि हमें ले ही नहीं रहे इंटरव्यू में। तो जिनके मानने वाले ही नहीं हैं, वो क्यों लिखेंगे? और जो जी सर, व्यक्ति जी। बुधा से हेट रखता है, जो व्यक्ति बुधा से हेट रखता है, वो उनकी बात क्यों करेगा? वो उनकी भी बात को अपने कहेगा। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, वो इंडस वैली से दिखाता हूँ। ये स्वास्तिका इंडस वैली का है और इसकी साइज़ जो है बहुत छोटी साइज़ है, 2-3 सेंटीमीटर होगा मुश्किल से। अब ये देख लीजिए ये, मैंने 10 सेंटीमीटर में ये आप दिखा दिया है कि ये इंडस वैली में मिला है। सर रिसर्च में एक स्टडी होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंस को कलेक्ट करके बनती है। तो अगर आप ये सब एक रिसर्च पेपर में छाप पाएँगे पीयर रिव्यूड, तो उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कहीं ज़्यादा होगा। उसे कोट करना आसान होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो कर दूँगा, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, पर एक चीज़ देखिए ज़रा, अब ये जो सोच रहा था ना कि इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में जो स्तूपा पे आप जो क्वेश्चन किए थे कि वो बुद्धिज़्म का है कि नहीं है, उस पर लोग डिबेट कर रहे हैं। मैं जी, आपको कुछ लिंक्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्वास्तिका मिला है इंडस वैली में। अब सवाल ये है कि क्या जो बुद्धिस्ट लोग थे, वो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में जो चीज़ें पाई जा रही थी, उसका ये उपयोग करते थे? ये यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है। इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो स्वास्तिक मिला है, ये जब बुधा का बोन्स, बुधा को जब दफनाया गया, ये है पिपराहवा सेक्शन। ये सबसे पहले 1898 में विलियम्स पेपे ने इसकी खुदाई करवाई थी और खुदाई करा के यहाँ से उन्होंने बुधा का बोन्स निकाला था, उसके साथ उस पर बाकायदे लिखा हुआ था बुधा बोन्स। फिर 1973-74 में भारत जब आज़ाद हो गया तो केएम श्रीवास्तव थे, उन्होंने दोबारा खुदाई करवाई थी उस बोन्स की जाँच-परख करने के लिए और फाइनली उसको बुधा का बोन्स घोषित किया गया। तो ये स्तूपा है। अब वो जो बोन्स मिले थे, उसके साथ 3-4 और भी टेराकोटा के लोटा टाइप का चीज़ मिले थे, उसमें बहुत सारी सील्स थीं, वो छोटे-छोटे चीज़ें बनी हुई थी, उसमें से एक ये भी था। अब इसमें एक लायन बना हुआ है, बड़ा एक लायन बीच में ये बड़ा लायन बना है। राइट साइड में आप देखिए स्वास्तिक बना हुआ है, ये राइट साइड जो है यहाँ पे, ये स्वास्तिक बना हुआ है, ये गोल्ड डिस्क उसमें मिला। यानी कि जो बुधा का बोन्स जब नीचे दफनाया जा रहा था, उसके साथ में जो कुछ चीज़ें और रखी जा रही थी उसके साथ, उसमें इस सील पे स्वास्तिक बना हुआ था। यानी कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं, उनको स्वास्तिक का आइडिया था और चूँकि बुधा ईसा से 600 साल पहले थे, उससे पहले का हमको इतिहास मिलता नहीं है, कोई भी। उससे पहले जब सीधे सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है और सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही चीज़ पाई जा रही है। यानी बुद्धिस्ट लोग सिंधु घाटी सभ्यता की तकनीक, वहाँ के चिन्ह, वहाँ की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखिए, ये यहाँ पे स्वास्तिक मिला, कुछ और पॉइंट्स मैं दिखाता हूँ, आपको तुरंत कनेक्ट हो जाएँगे कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता बुद्धिज़्म से कनेक्टेड थी। सर ये अगर बु इंडस सिंधु हाँ। घाटी सभ्यता पे बात कर रहे हैं, तो इससे हुँ, पहले हुँ। आपने क्लेम किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब एक्सकवेशन हुई, तो वहाँ पे कोई भगवान की मूर्ति नहीं मिली। लेकिन हाँ, कोई मूर्ति नहीं मिली, जो पेपर कोई मैंने मूर्ति पढ़ा नहीं था, मिली। उसमें क्लियरली हुँ। एक बात मेंशन है कि वहाँ पे मदर
गॉडेस की मूर्ति मिली। नहीं, वो मदर गॉडेस नहीं है, वो खिलौने हैं छोटे-छोटे, 3-3 4-4 जैसे स्वास्तिक छोटा-सा 2-3 सेंटीमीटर का था ना, वैसे ही 3-3 4-4 इंच के छोटे-छोटे बच्चों के खिलौने मिले हैं। हॉलीवुड की आप फ़िल्में देखेंगे या उनकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जब वार पे जाते थे लोग, तो क्या करते थे, अपने बच्चों के लिए छोटे-छोटे खिलौने बनाते थे। तो एक जी सर। अल्हड़-सी आदिवासी टाइप की लड़की होगी, जिसके गले में आदिवासी टाइप का वो पहनाया गया होगा और कूल्हे पर हाथ रखी होगी, वो मदर गॉडेस नहीं है वो। जी सर, मैंने आपका ये वाला आर्गुमेंट पहले सुना था कि आप कहते थे कि वो खिलौने हैं। हुँ, लेकिन जो पेपर हुँ, मैंने पढ़ा उसमें इन्होंने ये मेंशन हुँ, किया है कि ऑन हुँ। सम फिगर्स दे आर स्मोक स्टेन्ड एंड इट इज पॉसिबल दैट ऑयल और परहैप्स pellet of incense was burned in them uh, in order that the goddess might hearken favorably हुँ। to a petition। मतलब किसी खिलौने के ऊपर अगरबत्ती जलाई जाए ये समझ नहीं आता। नहीं, नहीं, अगरबत्ती तो अब जला रहे हैं ना, जब सम्राट अशोक के पिलर मिले हैं, तो उसमें क्या था, सारे पिलर पर इन लोगों ने सिंदूर लगा-लगा के पोत दिया था पूरे, अगरबत्ती खोस-खोस के पोत दिया था। उनके इंस्क्रिप्शन जो लिखे हुए थे, वो तो शुरू में पता ही नहीं चले, वो तो 20-25 साल बाद पता चले, जब किसी दूसरे ने जाकर उसको अच्छे से झाड़ा-पोंछा, तब पता चला कि इन लोगों ने पोत दिया, उसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। ये बेशनगर जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ का जो पिलर है हेलोडोरियस पिलर का, उसके नीचे क्या लिखा था, वो खुदाई होने के बहुत साल बाद पता चला, क्योंकि सिंदूर से पूरा पोत दिया गया था। लोग जाके खूब पूजा-अर्चना करते थे। तो ये लेकिन सर जितनी भी ये जो चीज़ें, सुन लीजिए, ये जित अच्छा, एक चीज़ देखें आप, अगर आपको लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगरबत्ती अगरबत्ती की खोज किसने की थी? आपको पता है भारत में अगरबत्ती कब आई है? नहीं सर, मुझे इसकी नॉलेज। अगरबत्ती की खोज चाइना में हुई है, और चाइना की जब आप इतिहास पढ़ेंगे और भारत का कंपेयर करेंगे, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी एक मूवी आई है, एनिमेटेड मूवी आई है, चाइना की है, उसका नाम है मंकी किंग। इसको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिसको यहाँ पे आप ब्रह्मा कहते हैं, इंद्र कहते हैं, जिसको यमराज कहते हैं, वो सारी कहानियाँ वहाँ का जो महायानी बुद्धिज़्म है उसका पार्ट है। उसमें बुद्धा सुप्रीम गॉड है। और बुद्धा जो है इंडिकेट करते हैं कि हे मंकी, जहाँ यहाँ पे आप हनुमान समझते हैं, वहाँ पे उसी तरह ताकतवर हाथ में यहाँ गदा पकड़ा देते हैं, वहाँ उसके हाथ में छड़ी है, बहुत ताकतवर है। तो वो कुछ भी करते रहता है, बुद्धा उसको कहते हैं कि बेटा मेडिटेशन कर और शांत हो जा, लास्ट में उसको सज़ा भी देते हैं। तो वो अपने मरने की सूची कटवाने के लिए यमराज के यहाँ जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है। तो तमाम जब दोनों का कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि चाइना में ये सारी कहानियाँ कैसे पहुँची और भारत में ये कहानियाँ कहाँ से, क्योंकि चाइना के तो भारत में पढ़ने आते थे और वो भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं। आप ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी कहानियाँ बुद्धिज़्म की थी, यहीं से गई हैं चाइना में, और जब भारत में बुद्धिज़्म नहीं रहा, तो यहाँ के ब्राह्मणिकल सिस्टम ने उन कहानियों को उठाकर पौराणिक रूप से अपना बना लिया, लिख लिया। तो अदरवाइज़ सर वो सारे देवी-देवता, सारे गॉडेस देवी-देवता जो हैं, हर बुद्धिस्ट कंट्री में मिलते हैं। चाहे जापान हो, कोरिया हो, चीन चीन हो। ये एलिफेंट हेड बुद्धा, जिसको यहाँ पे गणेशा कहा जाता है, वो हर बुद्धिस्ट देश में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ये सारे बुद्धिज़्म के पार्ट हैं। जब बुद्धिज़्म भारत में नहीं रहा, तो यहाँ के ब्राह्मणिज़्म ने उसको अपना धर्म बना लिया, उसके नाम पर तरह-तरह से उसको लिपा-पोती कर ली। ये चीज़ हुआ है ना? तो सर क्या आप ये कह रहे हैं कि जो ये मूर्ति निकाली गई है, या तो इस पे हुँ। निकालने के बाद इंसेंस पोत दिया गया, या फिर ये मूर्ति उस समय की ही नहीं? देखें, भारत में 3-4 सभ्यताएँ लुप्त थीं। 3-4 जी। सभ्यताएँ लुप्त थीं। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता। ये किसने, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों को किसने बताया? अंग्रेज़ों ने बताया। बुद्धा की सभ्यता, उसकी खुदाई करके किसने बताया? अंग्रेज़ों ने बताया। गुप्त वंश की सभ्यता, शुंग की सभ्यता, पाल वंश की सभ्यता, हर्ष की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएँ भारत से गायब थीं। तो और ये सारी आपस में कनेक्टेड थीं। तो अगर जिस तरह से मैंने स्वास्तिक को दिखाया कि सिंधु घाटी सभ्यता में थी, बुधा का जब बोन दफनाया जा रहा है ईसा से 600 साल पहले, तब स्वास्तिक दफनाया जा रहा है। बुधा की जो मूर्ति बनती है, उस पर यहाँ स्वास्तिक बनता है, यानी कि वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड थीं। और ये देखिए, ये बुध पद बनाया गया है। आजकल ये लोग विष्णु पद बना के घूमते हैं। इस पे भी स्वास्तिक बना हुआ है यहाँ पे। इसको थोड़ा-सा मैं स्केचिंग अच्छा दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, स्वास्तिक इस पे बना हुआ है। ये जिसको आप त्रिशूल समझते हैं, ये भी बना हुआ है, इधर भी स्वास्तिक बना हुआ है। तो और इसको लोग आज की डेट में ब्राह्मणिकल सिस्टम कब्ज़ा कर लिया है, इसको कहता है ये विष्णु पद है, जबकि ये बुद्ध के पद हैं और ईसा से 200-300 साल पहले-पहले के सब बने हुए हैं। तो वो सारी सभ्यताएँ यहाँ पे लॉस्ट थीं। जो बची-खुची थीं, उसको ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कब्ज़ा करके अपना देवी-देवता बना रखा था। तो जब चाइना अगरबत्ती की आविष्कार करता है, चाइनीज़ भारत में आते रहते हैं, तो उस समय लोग करते थे। आप विदेशियों के नोट्स पढ़ लीजिए, इत्सिंग की नोट्स पढ़िए। इत्सिंग बताएगा कि जब
सारे बुद्धिस्ट जाते हैं किसी गृहस्थ के घर खाना खाने, तो उनके घर में 1.5 फुट का महाकाल है और वो लोग कहते हैं महाकाल खाना घटने मत देना, देवता लोग नाराज़ हो जाएँगे। मतलब बौद्ध भिक्षु जो हैं उनको देवता कहा जाता था, ये लोग नाराज़ हो जाएँगे। अब ये महाकाल कौन है? महेश्वर कौन है? तो ये भी बोधिसत्व ही हैं। तो ये पूरा का पूरा बुद्धिस्ट सिविलाइज़ेशन है, ब्राह्मणिकल सिविलाइज़ेशन नहीं है। क्योंकि अगर कोई महाकाल को मान रहा है कि अन्न की देवी है, अन्न का देवता है, महेश्वर को मान रहा है, अब फिर बुद्धिस्ट को खाना खिला रहा है, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को बुला के नहीं खिला रहा है, यज्ञ हवन नहीं करा रहा है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो सिविलाइज़ेशन हमें आज थोपी गई है, वो पूरा का पूरा ही 12वीं-13वीं सदी के बाद से एक आर्टिफ़िशियल रूप से खड़ी की गई है। किसके ऊपर? तो ये जो लॉस्ट सभ्यता थी, इनके ऊपर। और ये लॉस्ट सभ्यता किसकी थी? गुप्ता एम्पायर। उसकी लिपि किसने पहली बार पढ़ा? फ्लीट ने। 1812 में पढ़ा, 1812 से 1817 के बीच में। अब बताइए गुप्ता एम्पायर को आज ये कह रहे हैं हिंदू था और हिंदू था उसकी लिपि नहीं जानते, वो क्या चीज़ लिखता पढ़ता था वो नहीं जानते, सारा चीज़ अंग्रेज आके पढ़ा। कैसे लॉस्ट सिविलाइज़ेशन हो सकता है? जो व्यक्ति कह रहा है कि हम 3500 4000 साल से वेदा पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे हैं और बीच में उसको कुछ भी नहीं पता है, सीधे 4500 साल और 4500 के बाद से सीधे उसको नालंदा जलाए जाने का भी नहीं पता है, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, उसके बारे में किसी भी ब्राह्मण ने कहीं भी एक शब्द भी नहीं लिखा। तक्षशिला के बारे में कहीं एक शब्द नहीं लिखा। तेल्हारा, विक्रमशिला जितने बौद्धों के विश्वविद्यालय थे, एक शब्द भी नहीं लिखा। बताइए, जहाँ पे इतने सारे भिक्षु चाइना से 56-56 यात्री लिख दिए, इतने बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी किताब लिखे जिस विश्वविद्यालय के बारे में, वो भारत में रहने वाला एक भी ब्राह्मण ने नहीं लिखा, कह रहा है कि हम 3500 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी वेद और उपनिषद और रामायण महाभारत ढो के लेके आ रहे हैं, स्मृति पुराण ढो के ले रहे हैं। यानी वो झूठ बोल रहा है ना, झूठा इतिहास रख रहा है। आप जो हेट्रेट यहाँ कह रहे थे ना कि हेट्रेट की दिशा में ना चला जाऊँ। आप सही से ध्यान से इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्राह्मणिकल सिस्टम में कितना हेट्रेट घुसा हुआ था कि भारत का इतना बड़ा विश्वविद्यालय चलाया गया और किसी ब्राह्मण ने मुँह तक नहीं खोला। इवन कर्निंघम महोदय ने उसको पैसा देते कि उस जगह को खाली करा के खुजवाया, तब पता चला कि इत सिंह के नोट से, फाहियान के नोट से, वेन-सॉन्ग के कि हाँ, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था। एक ब्राह्मण ने नहीं बताया यहाँ पे, उसने गुरुकुल की बताया। कि हमारे लोग गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल का आज तक एक सबूत भी नहीं मिला। एक सिंगल सबूत नहीं मिला ऋत्विक मिश्र। तो आप देखें ना एविडेंस को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिर ब्राह्मणिकल सिस्टम क्या चीज़ भारत से छुपाने की कोशिश कर रहा था। ज़मीन जी खोदने सर। पर हर जगह जब बुद्ध मिल रहे हैं, आप ज़रा सोचिए अफ़गानिस्तान मुस्लिम देश भले बन गया लेकिन वहाँ पे बामियान की मूर्तियाँ, पूरा वहाँ ज़मीन से बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं। उसके बाद से किर्गिज़स्तान से लेकर ये जितने भी एशिया के देश थे सब बुद्धिस्ट बन गए थे और भारत में बुद्धिज़्म के बारे में ब्राह्मण को कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता था? यहीं पे उनका जन्म हुआ। ये सोचिए ना कि आखिर वो क्या चीज़ छुपा रहा था वो? मुझे लग रहा है चैट में लोग इंसेंस वाली चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए, तो मैं बस ये उससे अपना एक उससे पब्लिक का काम है वो प्रतिक्रिया देगी। उस पे मत जाइए, आप अपनी बात रखिए, छोड़िए पब्लिक को क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि मैं जब स्ट्रीम होती है या वीडियोज़ होती हैं तो मुझे नीचे भक्तजन लोग आके क्या स्वागत करते हैं? आपको क्या लगता है? तो इसीलिए देखिए छोड़ें, आप बात कहें। हाँ। इंसेंस जो लिखा है उसमें मुझे लगता है कि शायद वो दिए को भी शायद वो इंसेंस बोल रहे हैं। जैसे दिया जलता है, ऊपर कालिक जमा हो जाती है। उनके कहने का मतलब था उस मूर्ति पे एक स्पेसिफिक जगह पे कालिक जमा हो रखी थी। तो वो ज़रूरी नहीं वो अगरबत्ती से हो, वो दिए से भी हो सकती है। हाँ, अब यहाँ पे बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने कहा है दिया की। पूरे वेदा में, उपनिषद में कहीं आपको दिया मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? वैदिक जो ये कल्पना किए हैं वैदिक का, ऋषि-मुनि का, उनके यहाँ दिया है ही नहीं। पूरे आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, एक सिंगल दिया नहीं मिलेगा। पूरे वेदा में दिया शब्द ही नहीं है। दिया आज भी आप चले जाएँगे, सारे बुद्धिस्ट में दिया जलाते हुए मिल जाएँगे बौद्ध भिक्षु। ये जो दीपावली मनाई जा रही है, ये पूरा बुद्धिस्ट का त्योहार है। आपने ये भी सुना होगा सम्राट अशोक ने 84,000 दिए जलवा दिए थे। तो दिया जलाने का बुद्धिज़्म का अभिन्न अंग है। दिया जलाना बुद्धिज़्म का अभिन्न अंग है। ये जिनकी भी आप बात करेंगे वहाँ पे वो पूरा का पूरा बुद्धिज़्म का ही पार्ट निकलेगा। एक भी सिंगल अच्छा जो मूर्ति की बात आती है, ब्रह्मनिज़्म में तो शिल्पकला ही नहीं है। आप पूरे ब्रह्मनिज़्म के किताबों को पढ़िए, उनके तमाम स्क्रिप्चर्स को पढ़िए तो वहाँ पे बताया जाएगा कि जो कारीगर है, उसको नरक में ले जाने की बात की गई है कि वो नरक में जाएगा। जो कारीगरी करेगा या शिल्प कला बनाएगा, वो सब नरक में जाएँगे। इस तरह की बातें की गई। कहीं भी वहाँ पे सिंगल जगह भी नाम ही नहीं है। आप कहेंगे तो मैं आपको एविडेंस भी दिखा सकता हूँ इस चीज़ के। इसका सर मुझे एक ब्रॉड नॉलेज है कि पहले के
समय में शिल्प कला की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो लेखनी है उसको डिस्करेज किया जाता था कि आप वेद लिख नहीं सकते, आपको बोलना है तो आप बोलिए। उसका मुझे ये लगता है शायद ये रैशनल रहा होगा कि पहले लेखनी शुरू हुई थी अकाउंट से। लोग अब जो लोग बिजनेस करते थे उस अकाउंटिंग में लिखने के लिए लेखनी यूज होती थी, और इसका एविडेंस जो है वो सुमेरियन और क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट से भी मिलता है कि ओल्डेस्ट रिटन जो डॉक्यूमेंट है वो एक बैलेंस शीट है। मुझे ये लगता है कि शायद ये रैशनल रहा हो कि वेदों को लिखा ना जाए, क्यों? क्योंकि लिखने की प्रक्रिया तो व्यापार के लिए यूज करी जाती है। देखें, ये बताइए, आर्यभट्ट के नाम पे इन्होंने किताब लिख दी, इन्होंने कालिदास के नाम पे खूब किताब लिख दी, एक बौधायन के नाम पे इन्होंने किताब लिख दी, इन्होंने वाल्मीकि के नाम पे रामायण लिख दी और उसको लाखों-लाखों साल पुराना बता दिए। तो ये पैरेलल में हर किताब जो है, इन्होंने धर्मशास्त्र जो हैं, ईसा से पहले का इन्होंने स्थापित कर दिया कि हमने उससे पहले लिखे हैं। तो ये सुलभ सूत्र बोल रहे हैं कि बुद्धा से भी 200 साल पहले लिखे हैं। तो लिखने की बात मत कहिए, ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने लिखा है। लेकिन जैसे बात आएगी ना कि एविडेंस कहाँ है संस्कृत का और आप लिखित दीजिए, तब वहाँ से स्विच करके तब कहेंगे कि अरे हम नहीं लिखते थे, कोई सबूत नहीं है, फिर इधर-उधर बगले झाँकने लगेंगे। नहीं तो इन्होंने हर जगह यह बात कही है कि इन्होंने लिखा है। भाई ये बताइए, महाभारत में इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि वेद व्यास गणेश के पास जाते हैं और गणेशा से डील होती है। गणेशा का ऐसा रहता है कि अगर आप रुक गए तो मैं नहीं लिखूँगा। इन्होंने आदि पर्व में ही लिखा है। तो फिर ये थोड़ा-सा उसको पज़ल करके बना के बोलते जाते हैं, गणेशा लिखते जाते हैं। ये तो महाभारत में लिखित है कि वो बोल रहे हैं कि हम लिख रहे हैं। अब अगर महाभारत को हम मान लें कि 1000 साल से पहले का है, हम मान लेते हैं 1000 साल से पहले का है, तो उस समय चलती थी भारत में धम्म लिपि और किसी ब्राह्मण ने अपनी किसी किताब में नहीं लिखा है कि उस लिपि का नाम क्या है। ये जो धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि जो कहा जा रहा है, इस लिपि का नाम तक भी बुद्धिस्ट किताब ललित विस्तर से पता चला, या सम्राट अशोक के जितने अभिलेख हैं उसमें उन्होंने लिखा कि ये धम्म लेख है, धम्म लिपि है, धम्म लेख है, ऐसा उन्होंने लिखवाया। तो आप सोचिए, ब्राह्मणिकल सिस्टम को उस लिपि तक के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि वो क्लेम कर रहा है कि उस समय वो लिखता था। उसके लोग लिखते थे, उसके ऋषि लिखते थे। वो पाणिनि की बात कर रहा है कि ईसा से 300-400 साल पहले पाणिनि नाम का कोई व्यक्ति थे, वो व्याकरण लिखे थे। लिखने की बात कर रहा है कि व्याकरण लिखे थे। अब जरा सोचिए, पाणिनि जो है उसका अकाउंट क्या पता चलता है कि उसने सिर्फ 1000 ही सूत्र लिखे थे, वो भी बुद्धिस्ट के लिए। मतलब वो बुद्धिस्ट था, बुद्धिज्म के अंडर में था और वो भी उससे पहले कितने बुद्धिस्ट लोग थे उनके आधार पर उसने लिखा था। ये बात आप देखिए। लेकिन ये लोग कह तो रहे हैं कि लिखा था, लेकिन अपने लिखने की जब बात आती है कि तो आपने उपनिषद क्यों नहीं लिखा, आपने ये क्यों नहीं लिखा, तो ये फिर बगले झाँकने लगते हैं। उस लिपि का भी नाम नहीं बता पाते हैं कि किस लिपि में वो लिखता था पाणिनि। आप क्यों नहीं जानते फिर, जब पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए हैं तो? भई आप एक बताइए ऋत्विक मिश्रा, मुस्लिम तक ने भी लिखा। भई अनपढ़ थे मुहम्मद तो भी उनके लोगों ने लिखा ना, वो नहीं लिख पाते थे तो उनके लोगों ने लिखा ना। लेकिन ब्राह्मण्स क्या कह रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आते थे। ऐसा हो सकता है कि मोबाइल की तकनीक आ गई हो और कोई कहे कि हम नंबर स्टोर ही नहीं करते थे। 3000 तक हम जो हैं मुँह से ही बोल के नंबर डायल करते आ गए। हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। बोलिए। जो इसका जो रैशनल दिया जाता है सर, वो ये है कि क्योंकि उसको प्रोज में लिखा गया था, तो उसकी जो वाचन की जो परंपरा है उसको कंटिन्यू करना ज्यादा ज्यादा आसान था, क्योंकि वो प्रोज में लिखी गई थी पोएट्री। वो तभी पॉसिबल है जब आम जनमानस की भाषा हो और वो स्वर और व्यंजन अवेलेबल हों, जिसका प्रोनाउंसिएशन अवेलेबल हो। जैसे सम्राट अशोका के समय में जब वो इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, तो जो हम बुध आज लिखते हैं, बु, द, आधा ध, ऐसे लिखते हैं ना बुद्ध, तो वो ध्वनि जो है द की उस समय नहीं पाई जाती थी, सीधे बुध लिखा जाता था, बुध। ये बाद में ध्वनि इंट्रोड्यूस हुई है। तो पूरा का पूरा हमारे पास एविडेंस है कि समय के अनुसार लिखावटें जो हैं उसमें नई-नई चीज़ें भी जुड़ती गई हैं। शुरू में सिर्फ़ 8 स्वर होते थे, अ नहीं होता था, री नहीं होता था, छत्र, ज्ञ नहीं होता था, जबकि आपके ऋग्वेद में उसका नाम ही री से शुरू हो रहा है। तो वो ध्वनि ही उस समय नहीं होती थी। तो जिस समय जो स्वर नहीं अवेलेबल थे, उस समय वो गायन पद्धति में उन स्वरों का कैसे इस्तेमाल कर रहे थे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है ना, कि जो स्वर ही नहीं थे, उसमें आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और दूसरी बात कि किसी भी चीज़ को पीढ़ी दर पीढ़ी लाने के लिए उस भाषा का कॉमन होना ज़रूरी है, उन लोगों के बीच में। अरबी जो हैं, कुरान को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो कर लाए हैं। कैसे?
क्योंकि वो अरब के लोग थे, अरबी भाषा को जानते थे, तो वो रट लिए उसको, तब वो रट लिए, तो वो रट लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझने की बात कि वो उनकी लोकल भाषा थी, लेकिन भारत की कभी लोकल भाषा संस्कृत नहीं रही। जितने भी लोगों को देखिए, गुरु नानक जी को, कबीर जी को, तुका जी को, बुद्ध को, महावीर को, जितने भी लोग हुए सबने लोकल भाषा में, वहां की लोकल भाषा में अपनी बात कही। सिर्फ ब्राह्मण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहा है कि जो यहाँ की लोकल भाषा नहीं थी उस भाषा में वो याद करता था, फिर कह रहा है कि ये पूरे भारत की भी वही चीज थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो स्वर और व्यंजन के सिंगल सबूत तक नहीं है कि वो अवेलेबल थे उस समय। जी। जी सर, क्योंकि आपने रामायण महाभारत की बात की तो उससे रिलेटेड मेरा एक छोटा सा डाउट था कि आप कहते हैं कि जाताका टेल्स में जो कहानियां मेंशन है उन्हीं को रिपर्पस करके रामायण महाभारत लिखी गई, लेकिन जब मैं सिंपल गूगल सर्च करता हूँ तो जटाका टेल्स 300 बीसी से 400 एडी में लिखी गई, और व्हेन रामायण हम्म। हैपन को जब मैंने गूगल किया तो रामायण लिखी गई 7th to 4th सेंचुरी बीसी। थोड़ा सा ओवरलैप है इसके अंदर, तो हम्म। क्या इसका उल्टा हो सकता है कि रामायण की कहानियां पहले से प्रचलित थी और उनको जताका टेल्स में इंक्लूड कर लिया गया? देखिए, इसके लिए आपको ना बड़ा अच्छा आपने एक प्रश्न पूछा है कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन पुराना है। देखिए, जी। पुराना होने के लिए सवाल यहाँ पे है ना कि भाषा का होना। क्या आप जिस भाषा में रामायण को लिखते हो उसमें जिन जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हो वो चीजें उस समय अवेलेबल थी कि नहीं थी? तो मैं आपको दिखा दूं कि हम लोगों के पास इतने पुख्ता सबूत हैं, इतने पुख्ता सबूत हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ, कुछ सबूत दिखाता हूँ आपको, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। इसका आंसर भी आप, फिर दोबारा आपको डाउट नहीं रह जाएगा। ये देखिए, ये अलबरूनी जो है जब भारत में 11th सेंचुरी में आया था, वो प्रकांड विद्वान था। उसकी विद्वता पे दुनिया का कोई भी आज तक शक नहीं किया है, बहुत प्रकांड विद्वान था वो। तो उसने जो है भारत में जितने भी उस समय ग्रामर अवेलेबल थी, उन सब के बारे में डिटेल्स में लिखा। वो बताता है कि जो पाणिनि, जो संस्कृत में आज ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग, वो बोलता है कि उस पाणिनि से चौथा व्यक्ति था पाणिनि। उससे पहले 3 तरह के ऑलरेडी आ चुकी थे व्याकरण, जिसमें ऐन्द्र था, चांद्र, यह चंद्र की रचना जो कि बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था। मतलब पाणिनि से पहले भी भिक्षु वगैरह अपना सारा चीज बना बुन के बैठे हुए थे। शाकट भी था, शाकट भी इसी में आता है, शमन में आता है, ये सब समन में आते हैं। अब ये सवाल था यहाँ पे कि पाणिनि चौथा था, और पाणिनि का जो टाइम पीरियड है वो ईसा की पहली सदी है, बहुत पुराना नहीं है पाणिनि। जब तक पाणिनि का ग्रामर नहीं बनाएगा तब तक उन ग्रामर का इस्तेमाल करके रामायण, महाभारत, उपनिषद, ये सारी चीजें लिखी ही नहीं जा सकती हैं। आपके पास ग्रामर नहीं है तो आप किस चीज की रचना करेंगे, किस आधार पर करेंगे, सब इधर उधर भागेगा, कैसे आप रचना करेंगे? तो ये माना गया कि पाणिनि पहले इनकी रचना करता है ग्रामर की, और फिर उस ग्रामर का इस्तेमाल करके ये लोग करते हैं, लिखते हैं। अब सवाल ये है कि पाणिनि क्या, जो आज की जो संस्कृत है इसकी ग्रामर पाणिनि ने लिखी थी? तो ये भी झूठ है, क्योंकि पाणिनि जो है 7th सेंचुरी तक सिर्फ 1000 ही सूत्र बना पाया था। एक पाणिनि सेकंड। के सूत्र जो है, हाँ बोलिए बोलिए। आप कह रहे हैं बिना ग्रामर के लैंग्वेज को लिखना नामुमकिन है, लेकिन पाणिनि ने ग्रामर हम्म। क्रिएट नहीं करी थी, उन्होंने तो जो हम्म। ऑलरेडी ग्रामर थी उसको लिख दिया था। हाँ, तो तो किसका ग्रामर था? यही बात है ना, ये बौद्ध भिक्षुओं का था ना ऊपर के, ये तीनों के ठीक तीनों ऊपर थे, ये बौद्ध भिक्षु थे ना ये। ठीक है सर, ये तो, बौद्ध तो बौद्ध भिक्षु, भारत की भाषा पाली प्राकृत थी ना, भारत की भाषा जो है पाली प्राकृत थी। बौद्ध हो या जैन हो, पाली प्राकृत में लिखें, तो पाणिनि भी इन्हीं पाली प्राकृत की ही चीजों को आगे बढ़ा रहा था, और इसमें इसने सिर्फ 1000 सूत्र की इस्तेमाल किए। आज जिस संस्कृत का इस्तेमाल हो रहा है उसमें 4000 सूत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी 11th सेंचुरी तक 3000 एक्स्ट्रा सूत्र उसमें मिलाए गए, तब जाके 4000 पाणिनि का अब सूत्र बना, तब जाके क्लासिकल संस्कृत बनी है। तो बिना क्लासिकल संस्कृत के, बिना ग्रामर के कैसे कोई रामायण महाभारत लिख रहा था उस समय, और किस लिपि में लिखेगा? समझ रहे ना? आपने भाषा का इस्तेमाल किया कि हम इस भाषा, ये संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, पर लिपि की बात, क्योंकि लिखने के लिए लिपि की जरूरत है। तो वाल्मीकि किस लिपि का प्रयोग कर रहे थे वाल्मीकि रामायण लिखने के लिए? वेद व्यास किस लिपि का प्रयोग, ये किसी ब्राह्मण को नहीं पता। और ये लिपि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट यूज करते थे। सारे बुद्धिस्ट के इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं, बुद्धिस्ट की किताबों में मिलता है कि इस लिपि को हम बम्भी लिपि कहते हैं, धम्म लिपि कहते हैं। ये बुद्धिस्ट ही बता रहे हैं, तो ब्राह्मण को पता ही नहीं है इस लिपि के बारे में। वो तो 14वीं सदी में तुगलक खड़ा कर दिया सारे ब्राह्मणों को, सम्राट अशोक का टोपरा वर्जन का स्तंभ लेख, बोला कि पढ़िए क्या लिखा है, कोई नहीं पढ़ पाया। फिर अकबर खड़ा किया सारे ब्राह्मणों को, पढ़िए क्या, कि कोई नहीं पढ़ पाया। और अंग्रेज आए
तो जो विलियमसन भेजा उसकी प्रतिलिपि, तो बनारस के जो पंडे हैं वो लिख के भेज दिए कि तो महाभारत लिखा हुआ है, ये तो भीम की गदा है। इतनी मोटी किताब भेज दिए उसको लिख के। ये तो पूरा महाभारत लिखा हुआ है इस पे। तो आप देखें कि ब्राह्मण झूठ भी तो बोल रहे थे ना, उनको लिपि भी के भी बारे में जानकारी नहीं थी। कुछ भी लिख रहे थे उसको भीम की गदा बता दिए, कह रहे हैं कि युधिष्ठिर का वनवास काल लिखा है इस पर, भीम का वनवास लिखा हुआ है इस पे। तो आप इस चीज को समझिए कि ब्राह्मण्स को भारत के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानकारी थी। इन्होंने सिर्फ झूठी-झूठी बातें परोसी हैं। पूरा जो लॉस्ट सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर बुद्धिज्म की सभ्यता, ये भारत की लॉस्ट सभ्यता थी। ये आपस में कनेक्टेड थे। ये एक्चुअल में थे। हाँ, आप बोलिए। ठीक है सर, मतलब मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इसके कोई आपने जो कोई कहा बात नहीं, उसके नहीं तो कोई मैं नहीं एविडेंस कोई बता बात पाऊँ। नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, उस पॉइंट को समझिए। अब देखिए मैं उसके सपोर्ट में आपको कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ, ताकि आपको लगे कि ऐसी बातें नहीं। देखिए पाणिनि की सवाल है कि पाणिनि का किताब आज अष्टाध्यायी बोला जा रहा है, अष्टाध्यायी। और जी, अष्टाध्यायी किताब का नाम नहीं था। मैं सबूत दिखाता हूँ कैसे नाम नहीं था। ये 11वीं सदी तक भी अष्टाध्यायी किताब का नाम नहीं था। ये अलबरूनी लिख के गया है, देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे, पाणिनि अपने रचयिता के नाम पर इसका यह नाम है। मतलब रचयिता था पाणिनि, किताब का नाम भी पाणिनि था। पर आज की डेट में कहा जा रहा है अष्टाध्यायी। अब देखिए मैं प्रमाण दिखा देता हूँ कि आज का जो पाणिनि है उसके बारे में। ये देखिए, ये अष्टाध्यायी किताब है। अष्टाध्यायी किताब से मैंने ये स्क्रीन लिया है। ये कहता है अष्टाध्यायी में 2 पाठ है, एक लघु पाठ कहलाता है जो महाभाष्य अनुसारी है, दूसरा वृत्त पाठ है जो काशिका अनुसारी है। वृत्त पाठ ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में अधिक प्रचलित है। अब देखिए, ये अष्टाध्यायी से जो वृत्त पाठ है वो किसमें फेमस में? ऋग्वेदीय ब्राह्मण में। यानी ब्राह्मण जो है, ऋग्वेदीय ब्राह्मण जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है अष्टाध्यायी का। पर सवाल है कि अष्टाध्यायी तो 11वीं सेंचुरी तक भी नहीं था। अब सुनिए, ये देखिए, स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार पाणिनि ने 3995 सूत्रों की, निर्णय सागर संस्करण के अनुसार 3985 तथा तारानाथ वाचस्पति के अनुसार 3965 सूत्रों की रचना की। अब ब्राह्मण जो है ये झूठी बात कैसे प्रचारित कर रहे हैं? ये सब बोल रहे हैं कि पाणिनि ने 3995, 3985, 3965 सूत्रों की रचना की, और बोल रहे हैं कि ऋग्वेदीय लोग जो हैं इसका मानते भी हैं। अब सवाल ये है कि 7th सेंचुरी के इतने बड़े-बड़े स्कॉलर तो बोल रहे हैं कि पाणिनि के सिर्फ 1000 सूत्र होते थे। 7th सेंचुरी तक 1 ही हज़ार, एक नहीं, मैं 2-2 स्कॉलर्स के अकाउंट दिखाऊँगा जो 7th सेंचुरी के हैं और 8th सेंचुरी के, दोनों ने। ये वैनसॉन्ग जो है, वैनसॉन्ग जो है ये लिखता है यहाँ पे, हाँ, ये देखिए, ये बीच में ऊपर से चौथी लाइन उसने कहता है, उसने संपूर्ण शब्द समूह को संग्रह करके एक पुस्तक व्याकरण की बनाई जिसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे, यानी 1000 श्लोक थे। अब ये वेन कहा, और वेन के बाद से ये था 629 से 645 के बीच में। और ये है इत्सिंग, ये था 690 के करीब में। इसने भी बोला कि पाणिनि जो है उस व्याकरण के संस्कृत को शब्द विद्या कहते थे। उस समय अष्टाध्यायी नाम नहीं था, शब्द विद्या कहते थे, और उसमें 1000 श्लोक हैं। ये पाणिनि की रचना है। तो ये 2-2 स्कॉलर्स थे, इन दोनों स्कॉलर्स को मैंने आपको दिखा दिया कि 7th सेंचुरी तक भी सिर्फ 1000 ही श्लोक थे, जबकि आज के ब्राह्मण लोग क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि 4-4 हज़ार सूत्र थे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जितने भी आज के ब्राह्मण हैं, झूठा इतिहास बता रहे हैं, झूठा अकाउंट। इन्होंने सारी चीज़ें 10वीं 12वीं सदी के बाद बनाई है। उसी को उठा-उठा के परोस दिया कि ये पाणिनि ने इतना बनाया, वो उतना बनाया। जब पोल खुलती है, जब हम एक्चुअल इतिहास खोजते हैं कि जो स्कॉलर आया था उसके समय ये कितना था, तो इनकी सारी झूठ चोरी पकड़ी जाती है। अब सवाल ये जी, है कि जी सर। इन नोट्स को क्या ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ा है? सोचिए। अब ये सवाल तो सर किसी एक्सपर्ट का ही जवाब देना ज़्यादा शोभा देता है। मैं हुँ। इस आपकी उस पब्लिकेशन का मैं वेट करूँगा जिसमें आपने ये सारे सबूत एक मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे और आपने उसको पब्लिश किया। लास्ट में मैं बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि आपकी आज की हुँ। स्ट्रीम में आज जो सर आए थे हंसराज सर, उन्होंने हुँ, घाना और हुँ, हुँ। गांधी के बारे में कुछ मेंशन किया। मैंने हुँ, हुँ। हिस्ट्री आर्कियोलॉजी इतनी नहीं पढ़ी लेकिन मैंने गांधी पे लगभग 7 किताबें मैंने पढ़ी। तो मैं नेल्सन मंडेला जी का ही एक कोट मैं बताना चाहता हूँ ताकि जो डिबेट है वो एक साइड पे ना झुकी रहे। उन्होंने कहा था ऑन रेसिस्ट रिमार्क्स ऑफ गांधी द प्रेजुडिस वाज ऑब्वियस बट गांधी वाज रिएक्टिंग हियर नॉट टू अफ्रीकन नेटिव्स इन जनरल बट टू क्रिमिनलाइज नेट। ये नेल्सन मंडेला जो अफ्रीकन ब्लैक्स के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, ये उनका वाक्य था। तो मैं बस ये आखिरी चीज मैं
मेंशन देखें, करना। गांधी जो है ना, गांधी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वर्ण व्यवस्था को वो मानते थे। गांधी जब आए थे समुद्र पार करके, तो आपको ये पता होगा कि उनको कई महीने तक जाति विहीन कर दिया गया था, जाति से वर्ण से बाहर निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने प्रायश्चित किया समुद्र पार करने का। तिलक ने भी किया था ये काम, क्योंकि ब्राह्मण जो है समुद्र पार भी नहीं करने देता था उस समय। तो उस समय इन दोनों ने, हाँ उस समय, अब ये तो जब जब डंडे पड़े हैं, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन से डंडे पड़े हैं, तब मंदिर में भी लोग घुसे हैं, तब समुद्र भी पार कर रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मणिकल सिस्टम ऐसा था कि आप अपना माथा पीट लेते। आज की डेट में अगर वही सिस्टम रहता तो, मैं बता रहा हूँ, ये जी। कहिए कि यहाँ के भारत के बहुजनों ने आज आप जितनी भी सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं, इसका श्रेय किसी ब्राह्मण को नहीं जाता है। एक भी ब्राह्मण आगे नहीं आया था कि हम अपने इस सड़ी गली मान्यता को दूर हटाने को तैयार हैं। इसके लिए डंडे किसने खाए हैं? बहुजन समाज ने। कबीरदास उस समय कह रहे थे कि भैया छुआछूत मत करो, भेदभाव मत करो, और तुलसीदास उसके बाद क्या कह रहा है? ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, मारता पीटता हो, ये भी करता हो तो भी पूजनीय है, गुणहीन भी हो तो भी पूजनीय है, और गुणवान भी शूद्र जो है वो पूजनीय नहीं है। सोचिए, जिस समय ये लोग इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रहे थे, गुरु नानक हों या रैदास जी हों या कबीर जी हों, उस समय आपके ब्राह्मण जो हैं भेदभाव मेंटेन करने की किताबें लिख रहे थे। तो ये जितनी भी फाइट हुई, बाबा साहब कितनी फाइट किए, पानी पीने से लेकर इक्वालिटी से लेकर। जरा सोचिए, आज अगर ये खबर छपती ना कि लोग जब सार्वजनिक तालाब में पानी पिए गए तो ब्राह्मणों ने उनके लाठी मार मार के भगा दिया, पानी नहीं पीने दिया, तो इंटरनेशनल खबर बनती, तो फजीहत किसकी होती? भारत देश की, पूरा जी। ब्राह्मणिकल। इसकी फाइट एक भी ब्राह्मण ने नहीं लड़ी कि हम लोगों को पानी पीने देना चाहिए। इसकी भी लड़ाई बहुजनों ने लड़ी है। तो आज ब्राह्मणिकल सिस्टम इंटरनेशनल स्तर पर जो अपनी दिखा रहा है कि हम भारत में ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारा क्रेडिट भी, इसकी लड़ाई भी बहुजनों ने लाठी खा के तब दी है। आप जरा सोचिए, एक ब्राह्मण की लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता था। 6 साल की उम्र में शादी होती थी। कैथरीन मेयो की आप किताब पढ़िएगा। कैथरीन मेयो जो हैं, उनकी किताब को बैन कर दिया है भारत सरकार ने, तभी से बैन कर रखा है। उन्होंने पूरा इंटरव्यू ले लेके, हॉस्पिटल से लेके ब्राह्मणों के पास जा के पूछा था, तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम तो अपनी लड़की की शादी 6 साल में कर देंगे, 7 साल में कर देंगे। तो पूछी कि अगर 12 साल से बड़ी हो गई तब? तो अगर 12 साल की हो गई ना, तो हमको बिरादरी से बाहर कर देंगे और उस लड़की को जंगल में ले जाके छोड़ देंगे, फिर उसको भूखे खा जाएगा, और अगर मैं उसको खाना दिया ना, तो मुझे भी वो मार दिया जाएगा, मेरे बच्चे को भी मार दिया जाएगा। मतलब ऐसी-ऐसी नियम थी, ज़रा सोच लीजिए। आज सारी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, इसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? बहुजन समाज के लोग लड़े हैं। लाठियाँ ये खाए, एक ब्राह्मण आगे नहीं आया था। इवेन कैथरीन मेयो ने ये बात लिखी कि जब इस बात की वो चर्चा कर रही थीं, तो सारे ब्राह्मण खड़े हो गए, कह रहे हैं कि अरे! ये 12 साल से ऊपर लड़की हो जाएगी तो ये क्या बाल विवाह आप लोग बंद करवा रहे हो? ये कौन जाएगा केस करने? ये सारे आपके कानून फेल कर जाएँगे। ये लड़ रहे थे ब्राह्मण कि फर्जी के कानून मत बनाओ, हमारा धर्म तुम लोग मत ये करो, वो करो। तो ये आप इस चीज़ को जो बोल रहे थे ना ऋतिक मिश्रा, इस चीज़ को समझिए आप। चूँकि आप ट्रिपल आईटी दिल्ली से हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो न्यू जनरेशन के जो ब्राह्मण्स हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि ये फाइट हमेशा सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुजनों ने लड़ी है। एक भी सिंगल ब्राह्मण जो है, उस समय भी नहीं सामने आया, और आज भी ब्राह्मण्स या ब्राह्मण के बच्चों को ये बात लगता है कि बहुजन समाज हेट-रेट फैला रहा है, जबकि वो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है, इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रहा है। समझ जैसे रहे हैं ना? हमारी हमारी फील्ड में एक बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एन प्रूफ फॉर एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो हुँ, हुँ। मेरा तो ये मानना है कि आज हम जिस स्तर पे हम पहुंचे हैं, यहाँ पे काफी बहुत लोगों का इसमें योगदान है। हाँ, बहुजन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुजन में इसका सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन उसमें बाकी का कोई योगदान ही नहीं है, या फिर बाकी सबने नहीं, उसके योगदान। एक भी ब्राह्मणिकल सिस्टम का आप नाम बता दीजिए, जिसने आगे बढ़कर और छुआछूत खत्म करने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए वार लड़ी हो। आप गांधी की बात कर रहे थे ना, गांधी ने ये कहा था, गांधी इतना प्रोग्रेसिव थे कि उन्होंने ये कहा कि सारे वर्ण जो हैं चलो शिक्षा ले लो, लेकिन अपने-अपने ही वर्ण का काम करना पड़ेगा। वो जिससे वर्ण मतलब व्यवस्था को गांधी मेंटेन की करने की बात कर रहे थे। जी सर, मतलब तो गांधी के भी कुछ कंट्रोवर्शियल व्यूज थे, लेकिन उनका जो पहले वाला आप जो हुँ। आपने वाक्य कोट किया वो ये था कि मैं चाहता हूं कि जब मैं अगला जन्म लूं तो मैं एक हरिजन मैं बनूं। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना कि वो इस जन्म में काम करने को भी नहीं, अगला जन्म में, समझ नहीं रहे नहीं हैं? वो कोई व्यक्ति नहीं, मैं आपको बताता हूँ उनका चक्कर क्या है। उनका ये कहना था गांधी का, गांधी ने एक हरिजन वो बना रखा था, एक सभा। हरिजन संस्था बना रखा था, और वहाँ पे जब बहुजन लोग पहुँच गए थे कि जब हमारे नाम पर आप बना रखे हैं संस्था, तो हम ही को ओनरशिप दे दीजिए। तो गांधी ने मना कर दिया। क्या कहा कि ये संस्था का ना पैसा बड़े लोग देते हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले देते हैं, तो हम ये संस्था आपके हवाले कैसे करेंगे?
मतलब गांधी जो है बहुजनों के नाम पर ये दिखाने के लिए कि वो बहुजन हितैषी हैं, एससी एसटी ओबीसी के हितैषी हैं, वो संस्था भी चला रहे थे। किसके पैसे से? तो सवर्णों के पैसे से। मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और थे उनके। इसीलिए बाबा साहब से उनकी नहीं पटी कभी भी। जी, गांधी जी। ऑफ कोर्स देखें सवर्णों के लिए बड़े अच्छे थे। जो अपने को सवर्ण कह रहा है, अपने को जो उनके अगल बगल कौन था? नेहरू थे। और उनके अगल बगल सारे नेता तो ब्राह्मणवादी ही नेता थे। उन सब के लिए बहुत अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वो बीच की बातें करते थे। लेकिन जो तबका सदियों से बुरी तरह से पीस दिया गया था, उसके लिए उसको ज़्यादा बूस्ट अप देने की ज़रूरत थी। उस पर वो उनका कोई ख़ास वो नहीं था। जो बाबा साहब जो कर रहे थे, वैसा उनका कोई मोटिव नहीं था। वो चाहते थे कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, उन्हीं से मिला-जुला के काम चलता रहे। बीच वाले थे मतलब वो। समझ रहे हैं ये ना? वाला ये जो चक्कर था उनका उनके जो साथ। सर ये वाला जो उनका हुँ। स्टैंड था कि लोग अपने कास्ट में ही रहें, ये तो मुझे भी काफ़ी गलत लगता है। लेकिन बाबा साहब और गांधी में एक सिमिलैरिटी थी कि बाबा साहब ने अपनी किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट में मेंशन किया है कि कास्ट कैसे खत्म होगी। तो उन्होंने कहा था इंटर कास्ट मैरिज बहुत अच्छा एक उसका एक तरीका है। सेम चीज़ गांधी ने भी कही थी। इनफैक्ट उन्होंने अपने अच्छा आश्रम में अच्छा आप एक भी ब्राह्मण का नाम बता सकते हैं जो छुआछूत भेदभाव को खत्म करने के लिए आगे आया हो? एक भी ब्राह्मण का नाम पूरे हिस्ट्री में पिछले 1000 साल के इतिहास में आप नाम बता सकते हैं जो ब्राह्मण आया हो कि हम पूरे भारतीयों में इक्वालिटी, समानता, भाईचारा, भेदभाव रहित समाज बनाना चाहते हैं? एक भी सिंगल ब्राह्मण का नाम। सर गांधी तो ब्राह्मण नहीं थे, तो उनको नाम नहीं ले हाँ, सकते। तो वही बोल रहा हूँ ना कि आप ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का नाम आप बता सकते हैं? अगर मैं बता दूं तो मेरे पास एविडेंस नहीं होगा सर। मुझे राजा राम मोहन रॉय बोलिए ना का आप। क्या हुँ, कास्ट था ये मुझे याद नहीं। हुँ। भास्कर आचार्य जो थे वो अपने व्यूज में काफी प्रोग्रेसिव थे, जैसे गंगा उपनिषद में मेंशन है, लेकिन उन्होंने जाति पे क्या बोला था इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। देखिए भास्कराचार्य का आपने नाम लिया और उपनिषद का नाम लिया। उपनिषद तो बहुत गंगा बाद में उपनिषद एक लिखे शो है। गए। हाँ, गंगा गंगा उपनिषद एक शो उपनिषद है। में नाम लिया ना। हाँ, गंगा उपनिषद तो वो प्रमाणित नहीं है ना, भास्कराचार्य प्रमाणित नहीं है। उनका चलिए ठीक टाइमलाइन है। कोई बताता है 800 से लेके 1400 600 साल का अंतर, वो प्रमाणित नहीं है। आप रियल पिक्चर जो रियल अकाउंट में जिसको लोग जानते हैं, उसमें आप किसी का नाम बता सकते हैं। आपने एक नाम लिया राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय जो है ना, वो ब्राह्मण थे, लेकिन उनका चक्कर क्या था कि वो आपके मनुवादी ब्राह्मण ना होके वो मुस्लिम के लिए काम करते थे। मुगलों के लिए काम करते थे, मुगल के दरबारी थे, मुगल अकबर द्वितीय जो था उसके दरबारी थे। उसने उनको हायर कर रखा था और वो काम करते थे किसके लिए? तो अंग्रेजों से मुगलों के बीच में जो संवाद स्थापित होता था, तो ये रिप्रेजेंट करते थे। तो इन्होंने पहली बार शब्द हिंदुइज़्म शब्द इस्तेमाल किया था, ये मुगलों की बोली बोलते थे। आपके ब्राह्मण्स की बोली बोलते ना तो वो भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। और उनका क्या योगदान था? सती प्रथा। सती प्रथा की भी बात उन्होंने तब की थी जब उनकी अपनी भाभी को जलाने की बात आ गई थी, अन्यथा वो भी बात नहीं कर रहे थे। जब जी, जी। उनके अपनी भाभी को जलाने की बात आई तब उन्होंने इस पर बात की थी। अन्यथा अगर वो मुगलों के साथ नहीं होते या मुगलों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते तो वो भी नहीं करते। मैंने क्या कहा? एक भी ब्राह्मण का आप नाम बता दीजिए जो स्वतंत्र होके आगे आया हो बिना किसी सर्कमस्टांसेस के कि हम पूरे भारतीयों को इक्वालिटी, समानता, भाईचारा लाना चाहते हैं। एक भी नाम मुझे नहीं बता पाइएगा। मुझे वही याद आया सर कि क्योंकि मैंने गांधी पे इतना पढ़ा था, तो मैंने इनके जो इनको मारा था नथुराम गोडसे, उनकी भी किताब पढ़ी थी, व्हाई आई किल्ड गांधी। तो उसमें क्योंकि हुँ। वो एक चित्पावन ब्राह्मण थे, उन्होंने उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उनके भाई जो हैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा था कि गोडसे खुद जाति प्रथा के अगेंस्ट है। इनफैक्ट कभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब कोई बच्चा डूब रहा था, उन्होंने उसको जब जान बचाई, तो उसके बाद पता चला था कि उसकी जो जाति थी वो हरिजन था। तो वो हमेशा से इसके अगेंस्ट बोलते आए। देखें ये मेरे दिमाग में गोडसे जो फ्रेम है टॉप ऑफ द बन रहा है। देखें गोडसे जो है वो धूर्त था। उसका हम कतई सपोर्ट नहीं करते। जी, गांधी जी। हत्या को हम सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो जो है बहुत पहले से मारने की बात कर रहा था। गोडसे ने एक अंग्रेज को नहीं मारा। जी, जी। गोडसे ने एक भी किसी आतंकवादी को नहीं मारा, एक भी किसी धूर्त को नहीं मारा। मारा किसको? तो एक भारतीय को मारा जो कुछ भी था। हम लोगों से चले हमसे पंगा था। लेकिन वो बंदा कम से कम लगा हुआ तो था देश के लिए ना, उसको मारा उसने। एक जी, बनिए जी। को एक ब्राह्मण ने मार दिया क्योंकि देश आज़ाद हो गया था, बनिया को साइडलाइन करना था। समझ रहे हैं ना? तो जी यहाँ सर, पे एक लेकिन वर्णवाद झलकता है, उसने एक भी किसी गोरे को नहीं मारा या उसको नहीं मारा जिससे हम कह सकते हैं कि इसने फाइट लड़ी हो, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। तो उसको तो देश का हम पहला आतंकवादी मानते हैं गोडसे जी को। सर, आज़ाद लेकिन भारत का सबसे पहला आतंकवादी मानते हैं उसको। जी सर, लेकिन हमारे घर में ये फेमस कहावत है कि किसी डाकू से भी कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिले तो हम सीख सकते हैं। तो भले ही उन्होंने दुनिया के सबसे धूर्त काम किए, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि जाति प्रथा खत्म
करनी चाहिए, नहीं, तो नहीं, ये वो तो कुछ हम नहीं सीख बोल रहा सकते है। सुनिए, ये ब्राह्मण, अब मैंने आपसे क्या कहा, एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जो आगे आया हो। जब फँसते हैं ना, आज के बाबा जो जितने भी हैं, जब फँस जाते हैं, तो पता है क्या कहते हैं? हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल माहौल देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, तो सपोर्ट लेने के लिए। तो वो जो भी बात कह रहा है ना, आपके सपोर्ट लेने के लिए। अदरवाइज़ कोई व्यक्ति जो है एक भारतीय की हत्या करके, एक ब्राह्मण जो है बनिया की हत्या करके और ये कह रहा है कि हम हरिजनों के सपोर्ट में। अरे कोई हरिजन हरिजन क्या होता है? हरिजन तो एक गाली है। बहुजन के पूरे एससी, एसटी, ओबीसी के आगे बढ़ाने में एक ब्राह्मण आगे नहीं आया था। इसीलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा था एक नाम बता दीजिए। देखें, आप भी यहाँ पे कह देंगे कि हाँ, अब इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन जब बात आएगी ना कि पीठ पर लाठी खा के या कौन व्यक्ति रोड पर रोड शो किया था काम, एक सिंगल ब्राह्मण आज तक नहीं दिखाई दिया। ये सारी लड़ाई जिसका फ़ायदा आज आप उठा रहे हैं, भारत की सारी महिलाएँ पढ़ने का जो अधिकार ली हैं, क्या आपको क्या लगता है कि जब पहली बार ज्योतिराव फूले जी की जो वाइफ़ थीं, जब वो पढ़ाने जा रही थी, तो उनके ऊपर मलमूत्र फेंके जा रहे थे, धर्म भ्रष्ट कर रही है, महिला पढ़ाएगी ये। एक महिला को नहीं पढ़ने का अधिकार था, एक ब्राह्मण आगे नहीं आया था, उल्टे वो मार रहे थे सब। गोबर लीद सारी ब्राह्मणी जो हैं वो पहुँच जाती थी उसको कि धर्म भ्रष्ट करिए, धर्म भ्रष्ट करिए। जब उन्होंने एक बार अभियान छेड़ दिया, एक बार पढ़ाई-लिखाई शुरू हो गई, तो देखें आज सारे ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्रेडिट सरस्वती को दिया जा रहा। तो आप लोग क्या है ना, पूरे ब्राह्मणिकल सिस्टम का क्या है कि बहुजन समाज मूवमेंट शुरू करता है, देश के लिए हमेशा काम किया, सब काम किया, फ़ायदा आप उठाते हो, लेकिन क्रेडिट कभी नहीं दिए। क्रेडिट भी देने के लिए आप किसी काल्पनिक को दे दोगे, सरस्वती ने शुरू कर दिया, भई सरस्वती तो इतने साल से थी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के लिए महिलाओं के लिए तो लड़ा कोई और ना। लेकिन उसको कोई क्रेडिट नहीं। और जाके देख लीजिए सारे स्कूल में सारे ब्राह्मण भरे पड़े हुए हैं, लेकिन एक कोई ब्राह्मण नहीं बताएगा कि एजुकेशन सिस्टम की लड़ाई जो है फूले दंपति ने लड़ी थी। कोई नहीं बताने वाला। सरस्वती को बताएंगे। तो ये जी सर, चीज़ था ऋत्विक मिश्रा जी। इसमें तो कोई शक हुँ, नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल है वो खुद बहुजन समाज ने किया। लेकिन इसका मैंने बस सिंपल सा गूगल सर्च किया, ब्राह्मण हू अपोज़ कास्टिज़्म। उसमें लिखा है हुँ, टू नेम अ फ्यू, स्वामी रामानंद तीरथ, कालाजी राव, नारायण राव, पमुला पार्थी, हुँ, वेंकट नरसिम्हा राव। हुँ। मतलब मैं ये लिंक कोई नाम तक चैट नहीं में शेयर। जानता। कोई कोई इनका नाम तक नहीं जानता। ये जितने आपने नाम सर्च किए हैं ना, ये सारे एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। ये आपको पढ़ाएँगे, दयानंद सरस्वती जो है कास्टिज़्म का विरोध किए हैं, इसका विरोध किए हैं, वो किए हैं, ये किए हैं। लेकिन जब आप पूछ देंगे प्रैक्टिकली, तो आप पाएँगे कि इनमें से एक भी व्यक्ति जो है कोई भी कास्टिज़्म का विरोध नहीं किए थे। ये कास्टिज़्म को बनाए रखने के पक्ष में थे। ये सिर्फ़ मुँह से बोलने वाले लोग थे। समझ रहे हैं ना? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इन लोगों का आप काम पूछ लीजिए कि कहाँ पे क्या चीज़ खोल के कितने एससी, एसटी, ओबीसी को रोज़गार दिलवाएँ, कितने लोगों को किन-किन पोस्ट पे पहुँचाए, कितनों को स्कॉलरशिप दिलवाई, सबका नील बटे सन्नाटा। अरे ये तो वो लोग थे जो जब विवेकानंद जब जाने वाले थे शिकागो सम्मेलन में, तो इनको शूद्र कह के और इनको वो नहीं दिया गया, सर्टिफ़िकेट नहीं दिया गया कि ये तो कायस्थ है, ये तो शूद्र है। कायस्थ को शूद्र मानते थे, उनको नहीं दिया गया। एक बुद्धिज़्म श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु आए थे, उन्होंने उनको दिया, तब ये गए थे शिकागो सम्मेलन में और जाके तब वहाँ पे ब्राह्मणिज़्म और बुद्धिज़्म पे जाके बोल रहे थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वो समाज जो है ब्राह्मणिकल समाज, वर्ण व्यवस्था में किसी ने भी, रामतीर्थ ने क्या वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है? आप पढ़िए ना उनकी किताब को। ये जितने आपने नाम लिए, इन लोगों की किताब उठा के एक बार पढ़िएगा और पूछिएगा कि क्या इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया? क्या इन्होंने कास्टिज़्म का विरोध किया? क्या इन्होंने बहुजन समाज को आगे लाने में मदद किया? क्या इन्होंने कदम क्या उठाए थे? स्टेप्स क्या उठाए थे उन लोगों को आगे लाने में? ये तो तुरंत पढ़ इनकी के ही पोल पता पट्टी चलेगा खुल सर। जाएगी। हाँ, पढ़िए, एक एक सिंगल इनका वो नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। एक सिंगल स्कॉलरशिप इनकी नहीं आती है इन लोगों के नाम से जिसमें बहुजन समाज को स्कॉलरशिप मिले। इवन जापान जब 300 लोगों का स्कॉलरशिप देता है तो ब्राह्मण जो हैं बुद्धिस्ट के नाम पर वो स्कॉलरशिप मिलती है और ब्राह्मण जो हैं जा-जा के विदेश में डिग्री ले रहे हैं पीएचडी की, उन स्कॉलरशिप पे। बहुजन समाज को पता ही नहीं है और जापान जो है बहुजन समाज के लिए दे रहा है, बुद्धिज़्म के लिए दे रहा है कि ये बुद्ध का जन्म हुआ था तो यहाँ के 300 लड़कों को हम पढ़ाएँगे। तो ये हाल है यहाँ पे। ठीक है, ऋत्विक मिश्रा, चलें फिर आगे कभी आएँगे तो फिर आपसे डिबेट होगी, जी मतलब सर, बातें मैं होंगी। पूरी कोशिश मैं करूँगा कि मैं कुछ साक्ष्य ढूँढ पाऊँ, ब्राह्मण जिन्होंने अपोज़ हाँ, किया। आप साक्ष्य लेकर आइएगा और फिर आगे उस पर चर्चा होगी। ठीक है सर। चलें, थैंक ओके।